नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले हैं। और ये संग्रहालय दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया। और दिल्ली में जिस 3 मूर्ति भवन की पहचान अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से थी, वो आज के बाद अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। और इस नवनिर्मित संग्रहालय का उद्घाटन आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी करने वाले हैं। और इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को विस्तार से संग्रहित किया गया है। और इस संग्रहालय की लागत करीब 271 करोड़ रुपए बताई गई और इसे 2018 में मंजूरी मिली थी और 4 साल के अंदर ये बनकर अब तैयार हो गया। और यह संग्रहालय नेहरू म्यूजियम में करीब 10,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। और भारत के संविधान को भी प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई। और यह संग्रहालय आज़ादी के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के जरिए बताएगा। और इस सेंटर के लिए प्रधानमंत्री से जुड़ी जानकारी दूरदर्शन फिल्म डिवीजन, संसद टीवी और रक्षा मंत्रालय मीडिया हाउस और वहीं कई विदेशी समाचार एजेंसियां द्वारा भी विदेश मंत्रालय के तोशाखाना आदि संस्थानों से जुटाई गई है। और यही नहीं, पूर्व पीएम के बारे में बहुमूल्य जानकारी जुटाने के लिए उनके परिवारों से भी संपर्क किया गया था। प्रधानमंत्री सामग्री ज्यादातर मामलों में स्थायी लाइसेंस पर हासिल की गई है। वहीं अभिलेखागार कुछ व्यक्तिगत वस्तुओं, उपहार और यादगार वस्तुओं का उचित उपयोग, जैसे कि सम्मान पदक प्रदान किए गए और वहीं स्मारक टिकट, सिक्के जैसे इनको शामिल किया गया। और वहीं प्रधानमंत्री के भाषण और विचारधाराओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व और वहीं विभिन्न प्रधानमंत्रियों के जीवन के पहलुओं को विषयगत प्रारूप प्रतिबंधित किया गया है। और वहीं रूस यूक्रेन के युद्ध को आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं। और वहीं युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। और अब अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को यूक्रेन को हेलीकॉप्टर और सैन्य साजो सामान सहित $800 मिलियन की नई सैन्य सहायता को मंजूरी दी। और यह सहायता इसलिए दी जा रही है ताकि वह रूसी हमले से खुद का मजबूती से बचाव कर सके। और वहीं बाइडेन ने सहायता आपूर्ति के समन्वय को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत भी की है। और उसके बाद सहायता का ऐलान किया गया। और बाइडेन ने कहा कि इस नए सहायता पैकेज में कई अत्यधिक प्रभावी हथियार प्रणालियां शामिल होंगी जो हम पहले ही उपलब्ध करा चुके हैं। और इसमें यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में व्यापक रूसी हमले की आशंका को देखते हुए नया सैन्य साजो सामान भी शामिल किया गया। और उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष जारी रहने की स्थिति में अमेरिका अतिरिक्त हथियारों और संसाधनों को साझा करने के लिए सहयोगियों के साथ काम करना जारी रखेगा। और इससे पहले भी मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि यूक्रेन में रूस का युद्ध नरसंहार के बराबर है। और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेनी होने के विचार को मिटाने की कोशिश का भी आरोप लगाया था। और वहीं बाइडेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि हाँ, मैंने इसे नरसंहार करार दिया और यह साफ हो गया है कि पुतिन यूक्रेनी होने के विचार तक को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं बाइडेन ने आगे कहा था कि उन्हें लगता है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ नरसंहार कर रहे हैं, हालांकि राष्ट्रपति ने कोई और जानकारी नहीं दी। और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बाइडेन की टिप्पणियों की सराहना भी की थी। और उन्होंने ट्वीट किया कि एक सच्चे नेता के सच्चे शब्द और बुराई का सामना करने के लिए चीज़ों को उनके नाम से पुकारना जरूरी है। और उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा कि हम अमेरिका से अब तक मिली मदद के लिए उसके आभारी हैं और हमें रूसी अत्याचारों से निपटने के लिए और अधिक भारी हथियारों की ज़रूरत है। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 50 दिन से भी अब ज़्यादा हो चुका है। और इन 50 दिनों में यूक्रेन ने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी है और उसे काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन इन सब के बीच युद्ध के करीब 50 दिन बाद यूक्रेन ने रूस को अब तक सबसे बड़ा झटका दिया है। और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने मिसाइल अटैक से ब्लैक सी में तैनात रूसी मिसाइल क्रूज को तबाह कर दिया। और वहीं ब्लास्ट के बाद क्रूज में आग लग गई और वहीं उससे उसे काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है।
और इस घटना में अभी तक क्रूज पर तैनात किसी भी सैनिक के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई। और वहीं रूसी सेना के मुताबिक सभी को समय पर बाहर निकाल लिया गया था। हालांकि आग से क्रूज को काफी नुकसान पहुंचने की बात कही गई है। और वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके सैनिकों ने करीब 2 एंटी शिप मिसाइल से हमला करके इस क्रूज को नष्ट कर दिया और मिसाइल से हमले के बाद ही क्रूज में आग लगी और उसे काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस संबंध में अभी तक उसने कोई सबूत नहीं पेश किए। और वहीं यूक्रेन के दावे के बाद रूस का रक्षा मंत्रालय भी आगे आया और उसने इसे लेकर कुछ जानकारी दी। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रूज में बम और अन्य बारूद रखे गए थे। ब्लास्ट की वजह से ही क्रूज में आग लगी है। हालांकि ब्लास्ट कैसे हुआ अभी इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल रूस यूक्रेन के दावों को मानने से इनकार कर रहा है। और वहीं मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को अपने यहाँ मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की याद दिलाई। और वहीं 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मानवाधिकार पर नसीहत देकर भारत को असहज कर दिया। और वहीं एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा कि अमेरिका भारत सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के हनन के मामले की निगरानी कर रहा है, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पलटवार करते हुए साफ किया कि अमेरिका को लेकर भी हमारी चिंता भी ठीक उसी तरह की है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता में मानवाधिकारों के मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई। और वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि अमेरिका पर खुद ही मानवाधिकार के मामलों में उल्लंघन के आरोप हैं। और उन्होंने कहा कि निजी हित, लॉबी और वोट बैंक के जरिए अमेरिकी स्थिति संचालित की जा रही है। और उन्होंने कहा कि जब भी इस पर चर्चा होगी तो भारत इस पर चुप नहीं रहेगा। और वहीं एस जयशंकर ने आगे कहा कि अमेरिका सहित मानवाधिकार की स्थिति के बारे में भी भारत के विचार है और हम मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाते हैं जब वो इस देश में उठते हैं और खासकर जब ये हमारे समुदाय से संबंधित होता है। और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का अधिकार है और हम उनकी लॉबी और वोट बैंक के बारे में विचार रखने के भी हकदार हैं। हम मितभाषी नहीं होंगे और हमारे पास अन्य लोगों के मानवाधिकारों पर भी विचार है, खासकर जब हमारे समुदाय से संबंधित है। और वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक सबवे स्टेशन पर गोलीबारी के आरोपी की पहचान होने के बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और इससे पहले अमेरिका पुलिस की ओर से आरोपी हमलावर का नाम और तस्वीर जारी की गई थी। फिलहाल अमेरिकी पुलिस ने ब्रुकलिन के सबवे स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले शख्स का नाम फ्रैंक जेम्स बताया, जो एक अश्वेत नागरिक है और उसकी उम्र करीब 62 साल बताई गई है। फ्रैंक जेम्स ने न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर 10 यात्रियों को घायल कर दिया था। और वहीं पुलिस के अनुसार बताया गया है कि संदिग्ध ने मंगलवार सुबह ब्रुकलिन के 36वें स्ट्रीट स्टेशन पर 2 स्मोक ग्रेनेड में विस्फोट भी किया और एक हैंड ग्रेनेड से भी गोलियां चलाई, और वहीं जिसमें 10 लोग गोली लगने की वजह से घायल हो गए। और वहीं गोलीबारी की घटना से हुई भगदड़ से कुल 29 लोग घायल हो गए। और वहीं बताया यह भी जा रहा है कि न्यूयॉर्क पुलिस को ब्रुकलिन में एक खाली यू-हॉल वैन मिली थी जिसकी जानकारी और लाइसेंस प्लेट नंबर और उस वाहन से मेल खा रहे थे, जिसके बाद मंगलवार को सबवे स्टेशन पर हुई और वहीं गोलीबारी के संबंध में तलाशी हो रही थी। और वहीं आपको बता दें कि गेम्स मास्क पहनकर पहुंचे एक हमलावर ने 12 अप्रैल को ब्रुकलिन में एक सबवे ट्रेन को अपना निशाना बनाते हुए उसमें अंधाधुंध धुआं छोड़ने के बाद कम से कम 10 लोगों को गोली मार दी। और अचानक हुई गोलीबारी के बाद पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई, जिससे डर कर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। और वहीं गोलीबारी के दौरान ट्रेन में धुआं भरा हुआ था और वहीं गोली के बाद और गोली लगने से लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। और इस गोलीबारी के बाद कम से कम 29 लोगों को गोली लगने, फेफड़ों में धुआं भरने और अन्य दिक्कतों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया और इनमें से करीब 5 की हालत गंभीर बताई गई है।
और वहीं दिल्ली वालों पर महंगाई का अब डबल अटैक हुआ है और आज पीएनजी की कीमतों में करीब ₹4.5 महंगी हुई और उसके बाद आपको बता दें कि सीएनजी के दाम में भी इजाफा हो गया है और दिल्ली में आज से सीएनजी की दामों में करीब ₹2.5 की महंगी की गई है और इसके बाद दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत ₹71.61 प्रति किलो के रेट पर आ गई है और वहीं बड़े दामों का असर अब दिल्ली के अलावा एनसीआर पर भी पड़ा है और नोएडा में भी ये महंगाई हो गई और आज से नोएडा और ग्रेटर नोएडा और वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद में सीएनजी के दाम करीब ₹74.17 प्रति लीटर हो गई और वहीं गुड़गांव की बात की जाए तो गुड़गांव में सीएनजी के रेट ₹79.94 प्रति लीटर पर आ गई है और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल प्रमुख रूप से सीएनजी की सप्लाई करती है और इसने अपनी वेबसाइट पर नए बढ़े हुए दामों की सूची जारी कर दी और दिल्ली के अलावा भी देश के कई राज्यों और शहरों में आईजीएल द्वारा सप्लाई किए जाने वाली सीएनजी महंगी हो गई है और वहीं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते गुरुवार यानी 7 अप्रैल को भी सीएनजी के दाम में करीब ₹2.5 की बढ़ोतरी की गई थी और वहीं इससे पहले भी सीएनजी महंगी हुई थी। लिहाजा अब तक 2 हफ्तों में सीएनजी के दामों में कुल ₹11.60 प्रति किलो का इजाफा देखा जा चुका है और महंगे ईंधन कीमतों का सिलसिला लगातार जारी है और जनता को भारी परेशानी भी हो रही है और लगभग रोज ही ईंधन के दाम बढ़ने की खबर सामने आ रही है और आज फिर दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़ने से पहले पीएनजी के दाम में करीब ₹4.5 का इजाफा देखा गया और वहीं कल महाराष्ट्र के मुंबई में भी सीएनजी के ₹5 प्रति किलो महंगी हुई थी और पीएनजी के दाम में करीब ₹4.5 प्रति मीटर की बढ़ोतरी देखी गई थी। और वहीं महाराष्ट्र में सियासी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वहीं एक तरफ है महाविकास अघाड़ी के नेता तो दूसरी तरफ बीजेपी और राज ठाकरे दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे ने भरी सभा में शरद पवार को नास्तिक बता दिया था और वहीं उन्होंने कहा था कि पवार जातिवाद की राजनीति करते हैं और अब ठाकरे के आरोपों पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का भी जवाब सामने आया और शरद ने कहा कि राज ठाकरे के किसी भी बयान को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो 5-6 महीने में एक बार बोलते हैं लेकिन अपने भाषणों में बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते और मैं नास्तिक नहीं हूं और मैं कुछ भी दिखावा नहीं करता। कुछ लोग केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि कल यानी कि मंगलवार को ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ ठाणे शहर में एक जनसभा के दौरान तलवार लहराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और वहीं उसी आरोप पर अब एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ठाकरे के साथ ही पार्टी के ठाणे और पालघर जिला प्रमुख अविनाश जाधव और ठाणे शहर के अध्यक्ष रविंदर मोरे के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम की धारा 4 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्होंने आगे बताया कि मंगलवार शाम को गडकरी चौक पर आयोजित एक रैली के दौरान पार्टी के स्थानीय नेताओं ने ठाकरे को एक तलवार दी थी जिसे कथित रूप से लहराने के आरोप में और ये मामला दर्ज किया गया है। और वहीं यूपी के भदोही जिले की ज्ञानपुर कोतवाली के एंटी रोमियो दल की 3 महिला पुलिसकर्मियों से एक मनचले युवक ने कथित तौर पर छेड़खानी की और वहीं अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए 2 महिला पुलिसकर्मियों से मारपीट भी की गई और वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अभय कुमार सिंह ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर हरिहर नाथ मंदिर पर मंगलवार रात 3 महिला सिपाही सादे कपड़ों में तैनात थी। तभी वहां नीरज पाल उन तीनों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा जिस पर तीनों महिला सिपाहियों ने खुद को ज्ञानपुर कोतवाली में तैनात एंटी रोमियो पुलिस बताया और उन्होंने बताया कि युवक ने इसके बाद भी अश्लील शब्द बोले और उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने युवक का बाल पकड़कर थाने चलने को कहा तो नीरज ने भी उसी महिला पुलिसकर्मी की चोटी खींचते हुए सड़क पर गिरा दी और उन्होंने बताया कि इस पर एक अन्य महिला कर्मी ने कोतवाली में इसकी सूचना दी तो इससे बौखलाए नीरज ने महिला पुलिस का मोबाइल छीनकर पटक कर तोड़ दिया और वह मारपीट करने लगा और सिंह ने आगे बताया कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी और एंटी रोमियो दल की पुलिस नीरज पाल को कोतवाली ले गई और वहीं संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया और वहीं आपको बता दें कि महिलाओं से छेड़खानी रोकने
सुरक्षा और शोहदों और मंचलों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है।